दोस्तों नमस्कार। बहुजन समाज पार्टी जिसकी नेता मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रहीं, इस वक्त बड़े संकट से घिरी हुई है। पार्टी को लंबे समय से कोई जीत नहीं मिल रही है, ना विधानसभा चुनावों में ना लोकसभा चुनावों में। पार्टी का जनाधार लगातार घट रहा है, वोट बैंक लगातार घट रहा है। और दूसरा बड़ा संकट कि आज़ाद समाज पार्टी और उसके नेता चंद्रशेखर आज़ाद वो बड़ी दमदारी से दलितों के बीच में पैठ बनाते जा रहे हैं और अदर कास्ट के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाते जा रहे हैं। इस बीच में बीएसपी लीडर मायावती ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनको लेकर के हर कोई आश्चर्यचकित है। हर कोई सोच रहा है कि आखिर मायावती की रणनीति क्या है, वो ऐसा क्यों कर रही हैं। अब तक वो अपने भतीजे भाई आनंद के बेटे आकाश आनंद को 2 बार नेशनल कोऑर्डिनेटर बना चुकी, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुकी और दोनों बार उन्होंने उनको पद से हटाया और अब उन्हें एक तरह से निष्कासित भी कर दिया है। बड़ा फैसला है ये मायावती का, चूँकि आकाश आनंद को मायावती के बहन जी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था और अब वो पार्टी से निकाल दिए गए हैं। दरअसल कुछ घरेलू झगड़े हैं। बहन जी की जो नेचर है वो दरअसल छोटे छोटे मामलों में बड़ा एक्शन लेने की रही है। आकाश आनंद के जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, उनको बहन जी ने एमएलसी बनाया, उनको राज्यसभा में भेजा और अब एक तरह से पार्टी के भीतर कुछ नेताओं को ऐसा लगा कि शायद आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ का पार्टी पर कब्जा हो जाएगा। इसको लेकर के कुछ बड़े नेताओं ने, हमारे सूत्रों का ये कहना है कि कुछ बड़े नेताओं ने बहन जी के पास निगेटिव फीडबैक देना शुरू किया, आकाश आनंद का और सिद्धार्थ का। एक शादी हुई, एक शादी पहले हुई थी जो मेरठ में मुनकाद अली की बेटी की शादी हुई थी, जिसको लेकर के बड़े फैसले लिए थे मायावती ने और कई बड़े नेताओं पर गाज गिरी थी। एक शादी अब हुई जो आकाश आनंद के साले की शादी हुई, अशोक सिद्धार्थ की बेटी की शादी, बेटे की शादी। और वो उन्होंने अपने बेटे की शादी बीएसपी के ही एक लीडर की बेटी से कर ली। बताया जा रहा है कि इसकी अनुमति उन्होंने बहन जी से नहीं ली और इस वजह से बहन जी अशोक सिद्धार्थ से नाराज़ हो गई। पहले अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला और फिर उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी से हटा दिया आकाश आनंद को। आकाश आनंद ने इस पर ट्वीट किया और कहा कि वो जिम्मेदारियां देखेंगे, तो वो पब्लिक डोमेन में गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गए, तो ये भी बहन जी को अच्छा नहीं लगा। बहन जी ने कहा कि उन्होंने गलती मानने के बजाय वो सफाई दे रहे हैं, तो उन्होंने अल्टीमेटली उनको बाहर निकाल दिया, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब एक बड़ा डेवलपमेंट कल ये भी हुआ कि बहन जी के जो भाई हैं आनंद, दुनिया जानती है कि वो कितने ताकतवर थे जिस समय मायावती मुख्यमंत्री होती थी। एक तरह से पूरे प्रशासनिक मशीनरी की डोर उनके हाथ में रहती थी। नोएडा गाज़ियाबाद में जितना डेवलपमेंट हुआ उसमें उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट किसी न किसी रूप में रहता था। तो आकाश आनंद के पिता हैं वो आनंद, और आनंद को बहन जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी दे दी आकाश को हटाने के बाद। और आनंद ने कहा कल कि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की ही जिम्मेदारी देखता रहूँगा, मैं दोनों जिम्मेदारियां नहीं निभाऊंगा। तो ये माना गया एक तरह से कि बहन जी के फैसले को ठुकरा दिया आनंद ने भी, भाई आनंद ने भी, और उन्होंने वो जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की नेशनल कोऑर्डिनेटर की, वो पद छोड़ दिया। तो उसके बाद बहन जी ने कल ट्वीट किए, लगातार 3 ट्वीट करती हैं वो थ्रेड में, और उसमें वो बताती हैं कि आनंद की, भाई आनंद की इच्छा अनुसार, उनकी इच्छा है भाई की कि वो दोनों पद नहीं संभालेंगे, एक ही पद संभालेंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का। तो उनको जिम्मेदारी, नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी उनसे वापस ली जाती है। और 2 नए नाम आ गए। उन्होंने कहा नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर बेनीवाल, सहारनपुर के हैं जो रहने वाले, उनको बनाया जाता है और उनके साथ जो राज्यसभा सदस्य हैं रामजी गौतम, वो देखेंगे। दोनों लोग नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से देखेंगे। राजेश भाई साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? क्या होने जा रहा है बीएसपी का? क्या बीएसपी में डिवीज़न हो जाएगा? एक सुर्खियां ये भी है, एक सुगबुगाहट ये भी है कि
ऐसा तो नहीं है कि आकाश आनंद नई पार्टी बना लेंगे। तो क्या आकाश आनंद नई पार्टी बना लेंगे, बसपा टूट जाएगी? क्या आकाश आनंद कभी भी अब उत्तराधिकारी नहीं बन पाएंगे बहन जी के? और ये जो फैसले लिए हैं, क्या रणधीर बेनीवाल और रामजी गौतम बसपा में नई जान फूंक पाएंगे? जी डॉक्टर साहब, देखो, जब परिवार में विवाद होता है, आपने देखा होगा 2017 का जब चुनाव था उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, तो उस समय समाजवादी कुनबे में आपसी खींचतान हुई थी। उस समय मुलायम सिंह थे और ये पूरा बवाल उस समय चल रहा था, ये पूरा 2017 का जो बवाल था जी। और वो लगातार उस पे जो है बहुत सारे जो समाजवादी बड़े लोग थे वो बीच में आते रहे, लेकिन वो बवाल रुका नहीं। उसका फिर बाद में ये हुआ कि अल्टीमेट नुकसान हुआ, सपा बुरी तरह परास्त हुई जी। और अभी तक भी सपा को फिर जो है उत्तर प्रदेश में सत्ता मुहस्सर नहीं हुई जी। और क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती जिसके लिए जानी जाती थी, वो हालांकि कड़े फैसले के लिए तो हमेशा जानी जाती थी, वो कड़े फैसले कर लेती थी। जब 2007 से 2012 तक वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, तब भी उनके इतने कड़े फैसले होते थे कि अगर उनका बहुत करीबी कोई IAS या IPS अधिकारी है, अगर उसे लगा दिया, तैनात कर दिया और थोड़ी सुन ली तो 2 घंटे बाद हटा दिया। उनके कोई प्रिय नेता रहा, अगर नेता को जिम्मेदारी मिली और लगा तो तुरंत हटा देती थी। लेकिन उस फैसले में इस फैसले में बहुत अंतर है। जब सत्ता के फैसले होते हैं तो वो अलग होते हैं, और जब क्योंकि इस समय बसपा तो लगातार मुश्किल में है, लगातार पराया झेल रही है और जो वो लगातार हार का सामना करती जा रही है। ऐसे में जो मुख्य लोग हो सकते हैं उसमें आनंद उनके भाई लगातार हो सकते हैं। आनंद चूंकि बोलते नहीं है कभी भी, हालांकि जो आज जहां आनंद है वो सब बसपा सुप्रीमो मायावती की बदौलत ही है। आकाश भी अगर आज है, कुछ है, आकाश की पहचान है तो बसपा सुप्रीमो मायावती से है। और आप देखो डॉक्टर साहब, जब कोई पॉलिटिकल लीडर होता है, जब वो किसी दूसरी पार्टी में पद लेता है तो वो बहुत ज्यादा बोल नहीं पाता, और जब लगता है कि वो बहुत मजबूत हो गया तो वो रिएक्शन भी करता है। लेकिन आकाश तो चूंकि उस परिवार में पैदा हुआ, वो उसकी जो उनकी रियासत है पूरी, उसकी विरासत का एक हिस्सा है। और मुझे लगता है कि आकाश ने आज तक कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि जब वो कभी सत्ता की तरफ, जब वो कभी पार्टी में आएगा तो उसे इस तरह का सामना करना पड़ेगा। अब जिस तरह वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, तो एक जो बसपा में यूथ था, बसपा में लगातार यूथ था, उसमें बड़ी एनर्जी आई कि, और जिस तरह आकाश की शैली है, उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में जिस तरह वो मुखरता के साथ में निशाना साधा तमाम पार्टियों पे, तो जो बसपा की लीडरशिप है उसे लगा नौजवानों के देखो अब ये असली वारिस आया है बसपा सुप्रीमो का। क्योंकि आनंद तो पहले से थे, आनंद को लेकर बहुत ज्यादा जो लीडरशिप है बसपा की या जो बसपा का वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा, उसमें कोई वो निर्णय नहीं लेते थे बहुत ज्यादा। आनंद का कोई चार्म नहीं है। हाँ। और आनंद बेसिकली जो है वो एक पॉलिटिकल फिगर नहीं है। और आकाश डॉक्टर साहब जिस तरह बोला हो तो लोगों के मन में भाग गया। अब हमें लग रहा है बहुत सारे लोग अलग अलग बात कर रहे हैं क्योंकि ये इस समय उनके परिवार का मामला है। जब परिवार पे इस तरह का मामला होता है तो कहीं ना कहीं आकाश के मन में भी ये जरूर भाव होगा कि उसका जो है एकदम मोरल डाउन कर दिया बहन जी ने। भाई पहले ससुर को हटाया, फिर ससुर हटाने के बाद में आकाश आनंद को हटाया, उस नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, और जब वो रिएक्शन करते हैं तो पता चला फिर पार्टी से निकाल दिया, और ये भी बयान दे दिया कि मेरे जीते जी आकाश आनंद को बसपा में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। नहीं, ये ट्वीट भी किया उन्होंने ये कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ, वो थोड़ा मैं इसमें संशोधन करना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं। तो यानी बहन जी के रहते आकाश आनंद के लिए फिलहाल उन्होंने रास्ते बंद कर दिए। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि आकाश की एंट्री नहीं हो पाएगी अब कभी बसपा में? डॉक्टर साहब मुझे लगता है एंट्री तो होगी। ये मुझे लग रहा है कि जिस तरह बसपा जिस काल में इस समय बसपा है, बसपा का सबसे खराब काल चल रहा है, और इसलिए लग रहा है कि ये एंट्री होगी क्योंकि जो कल रणधीर बेनीवाल को जो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है उसको बनाने के बहुत सारे मायने हैं। देखो वो लगातार अपने बल पे यहाँ तक पहुंची, देश की बड़ी लीडर बनी, उत्तर प्रदेश के कई बार सबसे बड़ा सूबा है उसकी मुख्यमंत्री बनी। तो जो बहन जी का ब्रेन चलता है वो कभी भी अपनी बातें सार्वजनिक नहीं करती। और मुझे लग रहा है कि जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का लगातार उभार आया है और जो दलित एक वोट बैंक है जो उनकी तरफ गया है, मुझे लग रहा है कि कल जैसे रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, क्योंकि वो हरोड़ा विधानसभा के हैं। जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो हरोड़ा विधानसभा से विधायक चुन के गई थी और हरोड़ा विधानसभा में उस समय बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था।
रणधीर बेनीवाल ऐसे नहीं हरोड़ा है। सहारनपुर जिले की जी जी विधानसभा सीट है, और जहां चंद्रशेखर का घर है वो हरोड़ा विधानसभा का बिल्कुल टच है, क्योंकि बिहारीगढ़ के पास में चंद्रशेखर आजाद का अपना आवास भी है, गांव भी है, और वो बिल्कुल सटी हुई हरोड़ा विधानसभा सीट है। हरोड़ा विधानसभा से, और रणधीर बेनीवाल ऐसे नहीं है कि नए लीडर हैं। 2007 में पहली बार वो सभासद बनते हैं। सभासद बनने के बाद में, चूंकि उस समय तो वो उसमें नगर पालिका होता था ये सहारनपुर, अब तो मेयर हो गया, और लगातार उनके परिवार का दबदबा उसमें रहा। वो म्यूनिसिपैलिटी की उसमें लगातार चुनाव लड़ते रहे। इमरान मसूद को लेकर लगातार कई बार आमना सामना हुआ, बहुत सुर्खियों में रहे रणधीर बेनीवाल। रणधीर बेनीवाल को इसीलिए बहुत सारी जिम्मेदारी मिली। वो हरियाणा के प्रभारी बनाए गए, चंडीगढ़ के प्रभारी बनाए गए, वो पंजाब के प्रभारी बनाए गए, बहुत सारी लगातार जिम्मेदारी मिलती रही। तो हमें लगता है कि वो जो कल रणधीर बेनीवाल का नाम आया है, तो अब ये पता चल रहा है कि जो बसपा का ये जो हटाने का, जोड़ने का जो काम चल रहा है, ये कहीं ना कहीं चंद्रशेखर क्योंकि चंद्रशेखर का जो बेस है वो सहारनपुर में सबसे ज्यादा है इस समय। हालांकि अब पूरे देश में वो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो मूलतः बेस है, जो संघर्ष हुआ उनका पहला संघर्ष सहारनपुर उनके गृह जनपद से शुरू हुआ। शब्बीरपुर सहारनपुर में पड़ता है, वही पड़ता है। और शब्बीरपुर में जो हिंसा हुई थी, जो मूवमेंट हुआ था, उसमें हिंसा हुई, और उसके बाद जिस तरह से चंद्रशेखर को जेल भेजा गया, रासुका लगी, तो लगातार उस स्ट्रगल के बाद उनका कद बढ़ता चला गया, उनका जनाधार भी बढ़ता चला गया। डॉक्टर साहब, रणधीर बेनीवाल को बना के, चूंकि इतना बड़ा पद दिया, नेशनल कोऑर्डिनेटर का बड़ा पद है, और आप देखो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद देने का मतलब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर पे भी निशाना है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनकी विरासत है उसे कहीं ना कहीं चोट चंद्रशेखर पहुंचाएंगे। दिमाग में ये बात तो है ही कि दलित वोट बैंक चंद्रशेखर उसमें सेंध लगाते जा रहे हैं। दरअसल इसमें राजेश भाई साहब एक अंतर ये भी है जो मैं महसूस करता हूँ कि बहन जी की जो पॉलिटिक्स है, वो शुरुआती दौर में भले ही मान्यवर कांशीराम जी ने पूरे देश में घूम घूम के पार्टी को खड़ा किया, संगठन को खड़ा किया, उनके साथ बड़ा स्ट्रगल किया बहन जी ने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाद के फेज में मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह की पॉलिटिक्स उन्होंने की, कि जब जब वो सत्ता में रहीं तो यूपी में रहीं, और जैसे ही सत्ता से बाहर हुई तो वो दिल्ली चली गई, और उनका इस वक्त पिछले लंबे समय से, लगभग एक दशक से, मासेज के बीच में बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पार्टी के नेताओं का मिलना उनसे आसान नहीं है, जनता के बीच में वो जाती नहीं है, और तो ये जो रणनीति है बेसिकली जो लगाया है रणधीर बेनीवाल जी को, तो आपका ये मानना है कि वो लोकल में एक इम्पैक्ट डालेंगे? चंद्रशेखर का जो फैक्टर है सहारनपुर में, बिजनौर में, वेस्टर्न यूपी के जिलों में जो फैक्टर बन रहे हैं चंद्रशेखर, उसकी काट वो कर पाएंगे? ऐसा हमें लगता है कि सोचा है ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती ने, क्योंकि रणधीर बेनीवाल को आप देखते हो कि जब पार्टी में लोकल लेवल में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो उनसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, और ऐसे भी नहीं है कि रणधीर बेनीवाल कोई नई नेता है बसपा की, उनका अपना नेटवर्क है, वो कई राज्यों के प्रभारी रह चुके। तो ये जो दांव खेला है लगातार, एक तरफ तो इधर से डाइवर्ट कर दिया कि भाई भैया भी नाराज हो गया, उनका भतीजा भी नाराज हो गया, दोनों को उनके दायित्व से हटा दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी से हटा दिया, और फिर रणधीर बेनीवाल को जिम्मेदारी देना। तो और रणधीर बेनीवाल भी हरोड़ा विधानसभा वो जो सहारनपुर में, जहाँ से जब मायावती पहली बार मुख्यमंत्री थी। हाँ, ये बात तो हम कर ही चुके पहले कि भाई, तो उसमें जो है हमें लगता है कि रणधीर बेनीवाल को बना के कहीं ना कहीं जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, वहाँ सेंधमारी का काम, मतलब ऐसा तो काम किया है। आप आकाश का क्या भविष्य देखते हैं? क्या भविष्य में आकाश और चंद्रशेखर के बीच में ही दलित वोट बैंक को लेकर के जंग छिड़ने वाली है? और आकाश की वापसी कैसे होगी, कब तक होगी? मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि अब बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही है बसपा सुप्रीमो को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत जानबूझ के ये एक स्टंट है बसपा सुप्रीमो का, क्योंकि वो जो बड़ा चेहरा जो आकाश है, उसको लेकर बसपा में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है। तो वो जो सब किया है, तो वो भाप रही है कि आकाश को हटाने से किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं सामने। और अभी क्योंकि 2025 का हम चल रहे हैं, 27 में विधानसभा चुनाव होना है, और ये लगता है कि 2026 में ऐसा हो सकता है कि जब लोग ये आवाज़ उठाए कि भाई कोई यूथ कहाँ है हमारे पास में, तो फिर आकाश को उतारेगी। अभी क्योंकि आप देख रहे होंगे पूरे चैनलों में अभी सिर्फ बसपा का जिक्र है कि बसपा ये वादे है, बसपा ये वादे है। जब बसपा शून्य पड़ी थी, कोई बसपा का नाम नहीं ले रहा था टीवी चैनलों में, अखबारों में। आज बसपा सुर्खियों में है, बसपा का नाम। और ऐसा नहीं है कि बसपा का विवाद कोई किसी दूसरे दल से है, उसका अपने परिवार में विवाद है, अपने नेताओं से विवाद है। और जिन नेताओं से विवाद है, वो नेता कभी भी, हमें ऐसा लगता नहीं कि वो बसपा सुप्रीमो को छोड़ दे।
वो हाँ, छोड़ेंगे नहीं वो नहीं। आकाश और आनंद का जो भी वजूद है वो बसपा से है, बिल्कुल उनकी जो पहचान है वो उसी से है, बिल्कुल। और उनकी जो राजनीति आगे बढ़ेगी वो भी बसपा से ही बिल्कुल। बढ़ेगी। ये बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हो सकता है पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है, लेकिन बहन जी का जो पूरा पैटर्न रहा है पॉलिटिक्स करने का, तो वो नाराज जल्दी हो जाती हैं, कार्रवाई जल्दी करती रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब यूपी के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में लंबा वक्त नहीं बचा, 2 साल बचे हैं, और उसके ठीक पहले पार्टी को इस तरह से अस्थिर करना, आकाश को एक बड़े नेता के तौर पे उभरते हुए देखना, तैयार करना, उस प्रोसेस पे ताकत लगानी चाहिए थी। बजाय इसके वो अभी आकाश से नाराज हो रही हैं, उनको निकाल रही हैं, तो जो समय है वो कम रह जाएगा आकाश के लिए 27 के हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, अगर वो वापस भी आते हैं तो। ये रणनीतिक चूक है एक तरह से, मेरा ये मानना है। भले ही आप ये मान रहे हो कि एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर पॉलिटिकल स्टंट भी है तो ये खतरनाक है, और ये सेल्फ डैमेजिंग है, खुद को नुकसान पहुंचाने वाला है। क्योंकि ये वक्त बहन जी के लिए ऐसा था कि जब वो विधानसभा, आप देखिए पिछले चुनावों को, हरियाणा का जब चुनाव हुआ तो आकाश आनंद नहीं चाहते थे कि इनेलो से गठबंधन हो। दिल्ली का चुनाव हुआ तो बहन जी ने उनको परमिशन नहीं दी कि वो दिल्ली की सारी सीटों पर जाकर के चुनाव प्रचार करें, कुछ सीटों पर प्रचार करने की अनुमति दी। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि बीएसपी के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त होगी सारी सीटों पर। एक भी सीट ऐसी नहीं थी जिस पे उनका कैंडिडेट थोड़े सम्मानजनक वोट तो पा लेता कम से कम। सारे कैंडिडेट्स उनके, मैक्सिमम 99% कैंडिडेट्स 2000 के नीचे सिमट गए, 500, 1000, 1500। तो ये किस तरह की रणनीति है राजनीति में, ये समझ के बाहर है, समझ के परे है। हालांकि अनुभव बड़ा है बहन जी का, लेकिन जिस तरह का विजन पार्टी संगठन खड़ा करने को लेके, मास को मोबिलाइज करने को लेकर के मान्यवर काशीराम साहब का था, उस पैटर्न पर तो नहीं चली बहन जी। जो फसल उन्होंने तैयार की थी बहन जी, उस फसल के बूते पर वो सत्ता में आई, और सत्ता में आने के बाद उन्होंने जिस तरह से पार्टी संगठन के लोगों पर कार्रवाइयाँ की हैं, जिस तरह से अलग अलग करके एक एक सेगमेंट छिटकता चला गया उनसे, कास्ट इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग जिसे कहा जाता था, वो सारी सोशल इंजीनियरिंग डिस्टर्ब हो गई, और फाइनली दलित वोट बैंक में सिमट गई पार्टी, और उसमें भी चंद्रशेखर की सेंध लग गई, और उसके भीतर भी और मिनिमाइज कर दिया उन्होंने उस स्कोप को कि परिवार के भीतर लड़ाई हो गई। तो ये जो परिवार के भीतर की लड़ाई है, ये अल्टीमेटली आत्मघाती है, और ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। इससे कैडर में निराशा है, इससे वोटर में निराशा है, और इस निराशा में ये वोट बैंक कहीं शिफ्ट होकर के न चला जाए, ये खतरा तो है ही। और आकाश चूँकि पढ़े लिखे हैं, विदेश पढ़ के आए हैं, अच्छा बोलते हैं, सौम्य हैं, उनके पास लंबा समय है, अभी कम आयु है उनकी, तो लंबा समय है उनके पास अभी राजनीति करने के लिए, नौजवान हैं, तो निश्चित तौर पे स्कोप बड़ा है। लेकिन बहन जी उनको एक ऐसी विरासत देंगी कि जिसमें कुछ दम नहीं होगा, तो आकाश ही क्या करेंगे, उनको लंबा वक्त लगेगा पार्टी खड़ा करने में। तो बेहतर होता कि बहन जी उनको प्रमोट करती रेगुलरली, उनको जिम्मेदारी देती, उनको पार्टी संगठन खड़ा करने की तरकीबें सिखाती, उनको मास मोबिलाइजेशन की तरकीबें सिखाती, उनको ग्राउंड पे काम करने का अवसर मुहैया कराती। ये कहावत है डॉक्टर साहब कि तैराक ही डूबता है, जो तैरना नहीं जानता वो कभी पानी में नहीं कूदता। और ये जो अगर हम इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहें, ये 2025 का चुनाव 2025 है, और 2025 के लास्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट तय कर देंगे, क्योंकि चंद्रशेखर जिस शिद्दत के साथ में और बड़े विजन के साथ में काम कर रहे हैं, पूरा टारगेट इधर चंद्रशेखर का त्रिस्तरीय पंचायत पे है। और यहाँ भी बसपा सुप्रीमो अभी ये नहीं सुलझा पा रही कि कौन नेशनल कोऑर्डिनेटर बनेगा, कौन उपाध्यक्ष बनेगा, कैसे काम चलेगा। लगातार चंद्रशेखर रैली भी कर रहे हैं, वो लोगों के बीच भी जा रहे हैं, तमाम दलितों के उन बड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, लगातार हमले भी हो रहे हैं। तो हमले इसलिए हो रहे हैं चूंकि जाते हैं, बहन जी तो कभी जाती नहीं है, कभी बहुत सारे मसलों पर कहीं जाती नहीं है, और जिस तरह वो लगातार जा रहे हैं, तो लगातार हर साल जो उनके फॉलोअर हैं दलित, वो संख्या परसेंटेज बढ़ती आ रही है उनकी लगातार। और अभी तो पता चल जाएगा, केवल दलित नहीं, वो सोशल इंजीनियरिंग बना रहे हैं। मुझे लगता है नगीना वो जीते तो केवल दलित वोट बैंक के दम पे नहीं जीते, बहुत सारी जातियों का वोट लिया उन्होंने, मुस्लिम वोट अच्छी खासी संख्या में लिया, बैकवर्ड कास्ट का वोट लिया, तो वो एक कॉम्बिनेशन बनाते जा रहे हैं, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ये चैलेंज है ही। दोस्तों, आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या बसपा का वजूद मिट जाएगा? क्या आकाश आनंद
अलग पार्टी बना लेंगे? क्या आकाश आनंद की वापसी होगी? क्या वापसी हो जाएगी तो आकाश आनंद कोई करिश्मा कर पाएंगे या चंद्रशेखर आज़ाद इस कारवां को लूट ले जाएंगे? आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।